अस्सलाम वालेकुम। द ऑनलाइन टेस्ट अकेडमी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। वो वीडियो है कि वेल्थ स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर की जाती है और इसके साथ जो है ना वेल्थ रिकन्सिलिएशन कैसे बनाई जाती है। अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि वेल्थ स्टेटमेंट बनाना ये बहुत एक टेक्निकल काम होता है। तो रिटर्न के साथ साथ जो है ना एक फॉर्म और भी जाता है जिसमें आपके वेल्थ की डिटेल जाती है, एसेट की, लायबिलिटीज़ की डिटेल जाती है और इसके साथ उसकी एक रिकन्सिलिएशन भी जाती है। अच्छा, ये रिकन्सिलिएशन और वेल्थ स्टेटमेंट को समझना टेक्निकली बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है टैक्स कंसल्टेंट्स तो वो इसमें कर ही लेते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन जो लोग ख़ास तौर से जो लोग अपने तौर पे रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए ये समझना ज़रूरी है। अगर वो ये नहीं समझेंगे, इसके बगैर रिटर्न फाइल करेंगे, वेल्थ रिटर्न फाइल करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली कि आपको जो है ना इसके कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़े। जो भी आपकी डिक्लेरेशन जाएगी, हो सकता है वो गलत चली जाए। तो इसलिए बेहतर है आप इस चीज़ को समझ के करें। अगर टेक्निकल नहीं समझ आती है तो फिर मेरी एडवाइस ये है कि ज़रूर टैक्स कंसल्टेंट से एडवाइस ले लें, उनकी सर्विसेज ले लें, क्योंकि गलत चीज़ जाने से बेहतर है, गलत डिक्लेरेशन से बेहतर है सही चीज़ ही जाए, ताकि इसके जो पेनल्टीज़ हैं, बाकी और भी कानून में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुश्किलात पैदा कर सकती हैं आपके लिए ना। तो टैक्स पेयर को चाहिए बहुत कॉशियसली टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करें और इसके साथ वेल्थ स्टेटमेंट को भी अच्छे तरीके से अकॉर्डिंग टू द लॉ बनाएं और प्रॉपर रिकन्सिलिएशन के साथ जमा कराएं। तो इसके लिए मैंने एक वर्किंग बनाई है, कोशिश की है कि आपको ये समझाने की। अगर ज़रूरी नहीं है कि इसमें पूरी चीज़ें कवर हों, क्योंकि इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जिसके लिए एक बंदे के लिए बहुत ही कम वक्त में बहुत सारी चीज़ें कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जितना मैं हो सकता था मैंने इसको करने की कोशिश की है। अगर आप इसी को समझने की कोशिश करें और इसको समझ लें तो आपकी चीज़ें काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। ये है एक वेल्थ स्टेटमेंट। ये वेल्थ स्टेटमेंट इस तरह से बनाया है कि ज़्यादातर जो लोग ख़ुद से टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उससे क्या होता है, वो डायरेक्ट आईआरएस के पोर्टल खोलता है और उसमें डेटा फीड करना शुरू कर देता है। बगैर एक्सेल की वर्किंग के वो डेटा फीड करते हैं तो उसमें बहुत सारी गलतियों की गुंजाइश बाकी रहती है जो कि बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो इसको प्रॉपर तरीके से बनाने का तरीका ये है कि आप अपने पिछली जो डिक्लेरेशन है वेल्थ स्टेटमेंट उसको एक्सेल शीट पे इस तरह से उतारें, ठीक है। वो आपकी ओपनिंग बैलेंसेस बन गई। ये जो जैसे आपने डिक्लेयर किया उसको इस तरह से उतारें, पूरे एसेट आ जाएगी, फिर इसके नीचे जो है ना लायबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। ये लायबिलिटीज़ हैं और इसके नीचे एसेट में से माइनस लायबिलिटीज़ माइनस करेंगे तो आपका नेट एसेट आ जाएगा। अब इसमें ख़ास क्या बात है जिसकी हमें रिकन्सिलिएशन करनी है, ये मेरे टैक्स ईयर 2023 के मैंने बना लिया, ठीक है। इस बीच में एडिशन डिलीशन का कॉलम है, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि आपका एसेट किस एसेट में इजाफा हुआ, कौन से एसेट है जो कम हो गया तो क्या वजह है, ठीक है। सेल किया, लॉस हो गया, कोई भी रीज़न हो सकती है। एसेट ख़रीदा, इंक्रीज़ हुआ है, आपको कैसे मिला, आपने ख़रीदा, आपको गिफ्ट मिला, इनहेरिटेंस मिला, तो वो सारी चीज़ें जो एसेट हैं वो यहाँ पे डाल देंगे। बैंक बैलेंसेस है, उसकी तमाम लिस्ट पूरी आपको ये नज़र आ रही है, वो सारे आपके एसेट हैं, ये डाल दिए, ठीक है। अब बीच में जो है ना आपको डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं कि एडिशन और डिलीशन का। अब नीचे जाएं तो आखिर में आपको ये बीच का कॉलम है उसमें आपको डिफरेंसेस नज़र आए, इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है, नेट एसेट बढ़ गया है या कम हो गया है, ठीक है। अगर बढ़ गया है तो क्यों बढ़ा है, इसके पीछे कोई रीज़न होना चाहिए, और बढ़ गया है तो इसके सोर्सेज क्या थे। कम हो गया है तो क्यों कम हो गया, तो ये भी उसके रीज़न होने चाहिए कैसे कम हो गया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो कैसे कम हो गया। अब उसकी रिकन्सिलिएशन कैसे की जाए, तो रिकन्सिलिएशन इस तरह से की जाए कि जो यहाँ पे दिखाया था ना, ये
2023 का जो आखिरी जो नेट वेल्थ है, इसको आपने इस तरह से उतार लिया क्लोजिंग करके। 30 जून 2023 का नेट एसेट नेट वेल्थ आ गया, और इस तरह से 30 जून 2022 के नेट वेल्थ को आपने यहाँ उतारा। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, तो आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहा है कि नेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़। अगर इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पे कितने का, 50,85,000 का इंक्रीज़ हुआ। अब इसकी रीज़न क्या है, कैसे इंक्रीज़ हुआ, अब ये इसकी रिकन्सिलेशन बना लेते हैं। ये है सोर्स ऑफ इनकम आपके, और ये एक्सपेंसेस है। अब सोर्सेस में आपके क्या क्या सोर्सेस ऑफ इनकम है। इनकम में सैलरी इनकम है आपके, रेंटल इनकम है, प्रॉफिट ऑन डेट है, मार्कअप है, डिविडेंड इनकम है। अच्छा, ये चीज़ें मैंने मेंशन की हैं, डाली नहीं है ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। अच्छा, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स है, आपके जो रिलेटिव जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मेंशन है उससे ये गिफ्ट मिला, ठीक है। इनहेरिटेंस है, ये मिला। फॉरेन रेमिटेंस भी आ सकता है, तो वो भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो वो जितने भी सोर्सेज हैं जिनका नेचर इनकम है, ठीक है, वो आप इन सोर्सेज ऑफ इनकम में डाल देंगे। अब एक्सपेंस है, जो इसका जिसका नेचर एक्सपेंस है, लायबिलिटी नहीं है, ठीक है, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। अब पर्सनल एक्सपेंस आ गया, गिफ्ट टू सन है, मैंने नहीं, हो सकता है कोई दे दे, गिफ्ट टू डॉटर हो सकता है, गिफ्ट टू वाइफ हो सकता है, गिफ्ट टू फादर हो सकता है, मदर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है किसी को भी। अगर गिफ्ट आइटम है तो यहाँ पर एक्सपेंस में डाल दिया। मार्कअप ऑन हाउस लोन, अगर जैसे मैंने ऊपर इसलिए डाला है क्योंकि ऊपर हमने मेंशन किया है कि हाउस लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है, ये 5 लाख माइनस किया, बैलेंस ये बचा हुआ है 4,40,00,000 था, उसमें से 35 लाख बच गए, तो इसका मतलब मेरे 5 लाख पे हो गया। लोन फ्रॉम फ्रेंड था 20 लाख था, अब 15 लाख बचे, इसका मतलब 5 लाख दे दिया है, रिटर्न किया है। तो ये जो मार्कअप ऑन हाउस लोन है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, डाल दिया। बाकी जो टैक्सेस है, जो इनकम ऊपर आए हैं उसके ऊपर टैक्सेस कटे हैं, वो यहाँ पे डाल दिया। अब मेरे पास और पर्सनल एक्सपेंसेस यहाँ पे डाल दिया, तो इनका टोटल मेरे पास टोटल सोर्स ऑफ इनकम है 11.1 मिलियन और एक्सपेंसेस है 6 मिलियन, ठीक है। अब मेरे पास टोटल इंक्रीज़ कितना हुआ था, 5 मिलियन का इंक्रीज़ हुआ था, और ये 5 मिलियन का मेरे पास यहाँ पर भी रिकन्सिलेशन में इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस भी इतना ही आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा बिल्कुल रिकन्साइल्ड है। यहाँ पे भी ये मैंने तो रिकन्साइल कर दिया। अब इसमें पीछे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वर्किंग है, जो मैंने नहीं की है अभी, बहुत टेक्निकल है, वो चूँकि मैंने डाल दिया है, अब मैंने रिकन्साइल कर दिया, ठीक है। अब ये इसकी एक और, अगर आप चाहें तो एक और रिकन्सिलेशन बन सकती है, वो रिकन्सिलेशन अलग से बनेगी। अब इसमें क्या क्या नहीं आया ये आप देखें। मैंने शेयर ख़रीदा है, ये एसेट का नेचर था, अगर बनाना चाहें तो बना लें, नहीं तो ऐसे भी हो सकती है। मेरे पास क्या है, शेयर में मैंने इंक्रीज़ किया, मैंने 2 लाख का शेयर ख़रीदा है, वो शेयर जो है मेरे जो है एक्सपेंस नहीं है, एसेट बन गया, तो यहाँ पे आ गया, एक्सपेंस का नेचर नहीं है। इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो मेरे एसेट बनता जा रहा है, एक्यूमुलेट होता जा रहा है, प्रीमियम जो है हर साल एक्यूमुलेट होता जा रहा है, तो वो मेरा एक्सपेंस नहीं है, एसेट बन गया। इंस्टॉलमेंट ऑन प्लॉट मैंने दिया 1 लाख रुपये, जो हर साल एक्यूमुलेट होता जा रहा है, तो वो मेरा एसेट बन रहा है, एक्सपेंस नहीं है। अब मैंने लोन फ्रेंड को लोन दिया हुआ था और उसने रिटर्न कर दिया 5 लाख, ठीक है, तो ये मेरी इनकम नहीं है, जो मैंने पहले डिक्लेयर किया हुआ था रिसीवेबल में, अब वो मुझे वापस आ गया, तो मेरी इस साल की आमदनी नहीं है, इनकम नहीं है, जबकि ये मेरा लोन वापस हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये गाड़ी मैंने ऐड किया, 35 लाख की गाड़ी ख़रीदी, अब वो गाड़ी एक्सपेंस नहीं है, एसेट है, तो यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया, यहाँ पे डाल दिया। अच्छा, कोई ऐसे ज्वेलरी ख़रीदी है 3 लाख की, तो एक्सपेंस नहीं है, ये भी एसेट है, यहाँ पे आ गया। और रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन ख़रीदा, तो जो मशीनें ख़रीदी हैं वो यहाँ पे डाल दी, ठीक है, 3,50,000 खरीद का के मशीनें ख़रीदी थी, वो 5 लाख हो गया, 1.5 लाख से बढ़ के 5 लाख हो गया, तो ये एक्सपेंस नहीं है, एसेट का पार्ट है, तो यहाँ पे आ गया। अब इसमें बीच में 7 लाख बैंक में इंक्रीज़ हुआ है, पहले 5 लाख था, अब 12 लाख हो गया। इस बैंक में 10 लाख पड़ा था, 5 लाख हो गया, तो 5 लाख कम हो गया। तो यहाँ पे 5 लाख पड़ा हो तो 2 लाख कम हो गया, तो ये 3 लाख रह गया। तो ये 3 लाख का यहाँ पे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पड़ा हुआ था, फंड पड़ा हुआ था, इसमें 35 मज़ीद कंट्रीब्यूट किया तो 3,35,000 हो गया। अच्छा, वाइफ के नाम पे एक प्लाट पड़ा हुआ है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है, तो ये टोटल मेरा एसेट ये आ गया, ठीक है। अब मेरे पास लायबिलिटी क्या है, पिछले साल 40 लाख की लायबिलिटी थी, 35 लाख रह गया, तो 5 लाख पे हो गया। 20 लाख की लायबिलिटी लोन ऑफ फ्रेंड था, वो 15 लाख रह गया, इसका मतलब 5 लाख पे हो गया।
अब इस लायबिलिटी को आप ज़रा और से देखें, बैंक वाली लायबिलिटी, इस पे मार्कअप भी है। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि वो इसकी इंस्टॉलमेंट को माइनस कर देते हैं, तो लायबिलिटी में से इंस्टॉलमेंट माइनस हो जाते हैं तो फिर वो प्रिंसिपल प्लस मार्कअप माइनस होंगे तो आपकी लायबिलिटी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। फिर आगे जाके लायबिलिटी खड़ी रहती है, लायबिलिटी ख़त्म हो जाती है लेकिन आप पेमेंट करते जा रहे हैं, तो ये रिकन्सिलिएशन का सही तरीका नहीं है। इसमें से आप जो लायबिलिटी बुक करें प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है, जो लोन आपको मिला है वो इसमें आप बुक करें एज ए लायबिलिटी। फिर साल में जो इंस्टॉलमेंट के साथ जो पे करते हैं, इंस्टॉलमेंट में 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो प्रिंसिपल और मार्कअप डन होता है उसमें। अब इसके साथ जो है ना इंश्योरेंस की अमाउंट थोड़ी सी शामिल होती है, और कोई भी छोटी मोटी अगर ऑफिस बैंक उस पर लगाते होंगे तो अगर आप शेड्यूल सामने रखें तो आपको इसमें पता चल जाएगा कि इस इंस्टॉलमेंट आप जो पे करें उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। उसमें से मार्कअप को आपने निकालना है, अगर कोई इंश्योरेंस की पेमेंट है वो आपने निकालना है, वो निकाल के मार्कअप को यहाँ पे एक्सपेंसेस में डालना है, वो आपका एक्सपेंस हो गया, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो लोन के अमाउंट में से माइनस हो गया। ये एडजस्ट होता जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट जो पे कर रहे हैं लोन से, और मार्कअप नीचे आपका एक्सपेंस हो जाएगा। तो इस तरह से आपने जो वर्किंग बनाई, ये टोटल मैंने सोर्सेस ऑफ इनकम के नेचर था वो डाल दिया। यहाँ पे आपको मैं जो लोन फ्रॉम फ्रेंड जो रिटर्न हुआ था वो यहाँ पे कहीं नज़र नहीं आ रहा। अब जो मैंने प्रिंसिपल अमाउंट बैंक को दिया था वो आपको मेरे एक्सपेंसेस में कहीं नज़र नहीं आ रहा। मार्कअप ऑन लोन मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, अगर दिया है तो फिर यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। यकीनन दिया होगा लेकिन मैंने इसको फिल नहीं किया, मैंने नहीं पे किया, ये इधर रह गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने प्रिंसिपल अमाउंट को बैंक के यहाँ से माइनस करना है लोन से। अगर आपने मार्कअप पे किया हुआ है तो फिर मार्कअप जो है ना आपको यहाँ पे एक्सपेंस में डिक्लेयर करना है। अच्छा, ये सेल जो तमाम टैक्सेस है जो आपकी जो इनकम के सोर्सेस में आए हैं तो उस पर जो टैक्सेस कटे हैं वो आपने यहाँ पे डालना है। तो ये मेरा एक्सपेंस का पूरा आ गया। अगर कोई लायबिलिटी में पेमेंट की है, मिसाल के तौर पे ये मैंने लोन ऑफ फ्रेंड था, ये मार्कअप के बगैर है, ठीक है। फ्रेंड से आपने लोन लिया हुआ था, वो आपने 5 लाख पे किया, तो इसमें कहीं मार्कअप की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आपने यहाँ पे कोई मार्कअप एक्सपेंस भी नहीं आया, तो आपने ये सिर्फ लोन के अमाउंट में से माइनस किया। तो ये जो अमाउंट है जो एसेट इंक्रीज़ कर रहा है और ये लायबिलिटी का पार्ट है, वो आपको इस रिकन्सिलिएशन में कहीं नज़र नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सोर्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस आएंगे। तो बाकी जो चीज़ें हैं उसके लिए आप किसी और वीडियो को इंशाल्लाह मौका मिला तो किसी और वक्त बना लेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो फिर प्लीज़ इसको लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दें और दूसरे फ्रेंड्स को शेयर कर दें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।